आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। ब्योमकेश बख्शी को तो आप सभी जानते हैं, तेज तर्रार नजर और पेचीदा से पेचीदा केस को सुलझाने की काबिलियत। आज हम आपकी मुलाकात फीमेल ब्योमकेश बख्शी से करवाएंगे, तो आइए आज मेरे साथ मुलाकात कीजिए जासूस भावना पालीवाल से। आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार तरन्नुम जी, और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। भावना, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जासूस बहुत कम लड़कियां होती हैं? हाँ, डेफिनेटली अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि लड़कियां कम है, अब तो काफी आ चुकी हैं इसमें फीमेल्स। लेकिन हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम थी उस टाइम पर, मतलब गिने चुने 2-3 लोग ही फीमेल्स थी जो इस लाइन में काम कर रही थी। लेकिन अगर फिर भी हम चॉइस की बात करें तो बहुत ज्यादा लड़कियों की चॉइस नहीं होती है कि वो डिटेक्टिव बने। एक्चुअली चॉइस तो आज है लड़कियों की, क्योंकि ये एक क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर एक नेचुरल होता है डिटेक्टिव्स का। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपना जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है हम लोगों की या जैसा भी होता है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड हमेशा चलता है, चाहे वो अपने बच्चों पर कर रहे हो, चाहे फैमिली पर कर रहे हो, हस्बैंड पर कर रहे हो, तो हमेशा होता है। लेकिन बस ये कि कोई प्रोफेशन किसी का बनाना वो थोड़ा एक डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, क्योंकि खुद को कुछ साबित भी कर सकती हो और दूसरों की हेल्प भी कर सकती हो, तो इसलिए मैंने फिर इसको चूज किया था। आप इस फील्ड में कैसे आ गई? ये भी एक इत्तेफाक है कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, क्योंकि जहाँ मेरी स्टडी हुई थी तो कोएड तो था नहीं, हम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए आना पड़ा था। बहुत छोटे से गांव से हम लोग, विलेज से। कुछ माइंड में रहता था कि कुछ अलग करना है, और दूसरा एक मैं इंस्पायर होती थी किरण बेदी से, क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट IPS ऑफिसर जब ये बनी थी तो दिल्ली में काफी इन्होंने अपना वो नाम किया हुआ था कि जिधर भी सुनो किरण बेदी, तो इनका नाम किरण बेदी पड़ गया था। उस तरह आपको कुछ करना था लाइफ में? बस वही थोड़ा सा था कि मुझे भी लड़कों की तरह से रहना है या इनकी तरह से दिखना है, कुछ ऐसा हो तो। क्योंकि वहां पर क्या था कि आप लड़कों की तरह से नहीं रह सकते, गांव का जो एटमॉस्फेयर था उसमें, तो लगता था कि अगर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, अगर ये भी तो लड़की है, कहीं भी फीमेल्स है तो ऐसा ये कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो बस वही कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था। तो आगे बढ़ते बढ़ते कब कॉलेज किया, फिर दिल्ली आई, क्योंकि ब्रदर पहले आ चुके थे तो उनके साथ में फिर दिल्ली आई। तो मैंने कोर्स में लिया था पहले पब्लिक रिलेशंस के, और फिर उसके लिए कोर्स करना चाह रही थी, क्योंकि डिसाइडेड नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे अचानक से ब्रदर ने कहा कि अगर जर्नलिज्म तेरा इंटरेस्ट है तो उसमें ले ले। तो मुझे लगा कि जैसे, क्योंकि जर्नलिज्म में थोड़ा सा इजी था कि कोर्स दिख रहा था, या डिप्लोमा था कोई, कि भाई आप एक प्रॉपर कुछ कर सकते हो कि, लेकिन डिटेक्टिव्स में या CID या CBI में जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन समझ आ रहा था। तो क्योंकि उतना आप कह सकते हो कि शायद मैं स्टडी नहीं कर रही थी। अच्छा। कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी। तो जर्नलिज्म किया। तो उसके बाद में फिर मैंने कुछ टाइम न्यूज़पेपर में भी जॉब किया। अच्छा। तो लेकिन उसमें मुझे वो चीज नहीं दिख रही थी जो मुझे चाहिए था, कि ना तो मैं अपने से कुछ उसमें कर पा रही थी, ना कुछ कि एक चीज को लेकर आओ, आपको उसको तैयार करना है और देना है, दैट्स ऑल। रिपोर्टिंग वर्क जैसा था। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी टाइम पर फिर एक डिटेक्टिव एजेंसी में ऐड निकला हुआ था, तो नाम तो जानते थे, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में बाय द वे हमारी फैमिली थोड़ी ठीक रही। अच्छा। ये हमारा अच्छा लग रहा है कि मदर ने थोड़ा सा अच्छा किया हुआ था कि हम लोगों के एजुकेशन वाइज, हम 4 भाई बहन थे, उन सभी को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। तो सभी नॉलेज थी, CID CBI वगैरह ये सब। तो जासूस डिटेक्टिव्स का भी देखा न्यूज़पेपर में ऐड, वहीं पर जहाँ जॉब कर रही थी, मुझे लगा यार इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो जब आप वहां पर इंटरव्यू के लिए गई तो उनका कैसा रिएक्शन था? मतलब ऐसा नहीं था कि लड़की और जासूसी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? नहीं, उनका रिएक्शन अगर मैं पूछूं तो ये मेरे लिए बहुत लकी है मेरा कि उनका ऐड निकला और उन्होंने मुझे चूज किया। अच्छा। क्योंकि वो एक बहुत फैमिलियर, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने समझाया भी कि इसमें कमी क्या है, अच्छाई क्या है। उन्होंने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो और जर्नलिज्म कर चुके हो तो तुम इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इस लाइन में कुछ डिफरेंट है या तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम्हारा कोई डिस्टर्बेंस होगा, कुछ होगा। कह रहे एक बार करके देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और उन्होंने साथ भी दिया। जासूस बनने के लिए काबिलियत क्या चाहिए? इसमें सबसे बड़ी काबिलियत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कि आप कॉमन सेंस कितना यूज कर पाते हैं, आप उस टाइम पर
प्रेजेंस माइंड का कितना रहता है कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं या आपसे किसी ने उसी टाइम पूछ लिया आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि एज ए फीमेल क्या होता है कि आप अगर पर्टिकुलर किसी जगह पर खड़े हुए हैं तो आप 15-20 मिनट्स भी आप खड़े हैं तो लोगों की नजर में आ जाते हैं। तो उस चीज के लिए हमें एक अपने बैकग्राउंड या प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए आंसर देने के लिए हमें रेडी रहना होता है कि हम वो आंसर हमारा डिपेंड करता है कि हम फंसने वाले या निकलने वाले हैं। तो वो चीज हम लोग लेकर चलते हैं सबसे पहले अपने साथ। आपको अपना पहला असाइनमेंट याद है? अगर पहले असाइनमेंट की आप बात करो तो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। हालांकि वो मेरे साथ गए थे उस असाइनमेंट पर, एक लड़की और भी उन्होंने रखी हुई थी ऑफिस में, तो उसको भी साथ भेजा। तो एज ए सेल्स गर्ल उन्होंने मुझे किसी के घर भेजा था। अच्छा। कि आप इसका पता करना है कि ये लड़की जो इस घर में 2 सिस्टर्स हैं कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, हुई है तो कहाँ पर हुई, पोस्ट मैरिटल केस था वो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं जाकर। तो हम लोग, फ्लैट था सोसाइटी का, हम लोग वहां पर पहुंचे, नॉक किया एज ए सेल्स गर्ल। पहले 1-2 घरों में गए, फिर उस घर में पर्टिकुलर हम पहुंचे तो जस्ट उसके मदर ने दरवाजा ओपन किया तो हम लोगों ने बात की। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा अच्छा लो मत दिए, आप पानी हमें दे दीजिए, हमें 1 गिलास पानी पिला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनकी मदर ने हमें पानी पिलाया। फिर हम लोग बात करने लगे, जनरली बात ही कर रहे थे। तो हमने 1-2 क्वेश्चन उनसे पूछा तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि उनकी बेटी की मैरिज हो गई है। अच्छा। और इस सिटी में हुई है। तो इतना हम बात कर ही रहे थे कि तब तक उसके फादर आ गए लड़की के। तो आते ही उन्होंने छुट्टे कहा बेटे आपको किसने भेजा है? हम दोनों के दोनों शॉक हो गए। हमने कहा भेजा तो किसी ने नहीं, हमें ऐसा आपको क्यों लगा? कि मैं बेटे आईबी से रिटायर्ड हूँ। तो आप मुझे साफ साफ बताइए आपको किसने भेजा है? तो एक बार को तो मुझे लगा था कि फर्स्ट केस में ही हम फंस चुके हैं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। तो डर चुकी थी हालांकि मैं अंदर से, लेकिन फिर अंदर से ही मुझे लगा कि अगर मैंने अभी अगर इनके आगे बोल दिया कि हाँ मुझे किसी ने भेजा है या कुछ हुआ तो शायद निकलना मुश्किल हो जाएगा और मेरा पूरा काम भी खराब हो जाएगा। फिर मैं अपने कॉन्फिडेंट उस पर रही। मैंने कहा नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये हमारी आइडिया ये है वो। हमने बहुत सारी चीजें जो हमने अपनी बैकग्राउंड बनाई हुई थी वहां पहुंचने से पहले वो हमने उनको शो ऑफ की। उनके लिए फिर हमें आगे और 10 घरों में अपने आप को शो ऑफ करना पड़ा कि हम ये काम करते सेल्स गर्ल का काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम निकले तो वहां से जहां वो पिक करने के लिए खड़े हुए थे प्रदीप जी, तो हम लोग वहां ना पहुंचकर हम लोग आगे दूसरी जगह पर पहुंचे, क्योंकि हमें इतने डर चुके थे। हमें ये डर लग रहा था कि ये लोग हमारे पीछे ना आ रहे हैं, क्योंकि आईवी का नाम आप समझ सकते हो, ये अपने आप में डर है। तो काफी डर था, लेकिन ठीक है हम लोग निकले वहां से जाकर। फिर हमने एक बस पकड़ी उस बस स्टॉप से, फिर हम उस बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप जाके वहां से फिर हमने, क्योंकि उस टाइम पर फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे हम लोगों के पास, तो फिर वहां से हमने एक लोकल फोन से फोन किया और उनको बोला। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। मैंने कहा आपको पता था कि वो आईवी में? कहते हाँ मुझे पता था। तो मैं उस टाइम बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने कहा आपको पता था और आपने मुझे बताया नहीं? कहते अगर मैं बता देता ना तो तुम कभी भी उस घर में नहीं जा पाते और तुम काम नहीं कर पाते। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि तुम निकल कर आ गए, अगर तुम वहां से निकल कर आए हो तो अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बीट नहीं कर सकता। ये बात सच हुई, साबित हुई कि कोई मुझे फिर उसके बाद बीट नहीं कर पाया। अब भावना आप बता रही थी कि जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट था, आप वहां पर गए और जो वहां पर लोग थे उन्हें शक भी हो गया था एक तरह से, लेकिन किसी तरह से आप वहां से अपनी पहचान छुपाते हुए बच बचा के बाहर निकले, मतलब सही जगह पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं एक्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो एक्टिंग का तो 99% रोल है इसमें, क्योंकि अगर हमें किसी से बात करनी है, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप करना पड़ता है। बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग बात करना पड़ता है कि किस तरीके से उनसे बात करना है। अगर कोई लोकल है तो लोकल की तरह से। गए थे फार्म हाउस में, एक एजे कपल किसी ने दिया हुआ था कि वो लड़का यहाँ आकर मैरिज कर रहा था। अच्छा। क्लाइंट ने हमें केस दिया था कि भाई हमें पता करना है कि वो लड़का, हमें डाउट है कि मैरिज कर रहा है। तो जिस दिन हम उसने केस दिया था उसी दिन हम लोगों को पता लगा कि उसकी नेक्स्ट डे मैरिज है। अच्छा। तो उसके रिसेप्शन को हम लोगों ने पिकअप करा था। तो किसी फार्म हाउस पे था, अच्छी एंट्री थी, तो सभी कुछ हम लोग अपना टिप टॉप होके जैसे जाते हैं पार्टी में गए। तो वहां जैसे एंट्री की हम लोगों ने, वो हम लोगों को पता है किस तरीके से की, किस तरीके से वहां से पिक्चर्स निकाल कर लेकर आ पाए। तो वो भी बहुत डिफिकल्ट था। वो पल पल की हमारी एक्टिंग, वो डर, वो हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से करना पड़ता है। ये पार्टी आपको अच्छा बन के जाना था, लेकिन अगर बात करें और जगह की जहाँ पे आपको बहुत गंदा गेटअप, कुछ गंदा मेड तक का गेटअप बन चुके हैं, तो और इससे ज्यादा क्या रहेगा। अच्छा। ऐसे हालत भी हुए कि एक बार तो क्या उस टाइम जब जाती हैं तो किस तरह से बात करती है, क्या रहता है आपका लहजा? बहुत गंदा लहजा रहता है।
थोड़ा सा बात करके बताइए। तो मेड का तो चांस वैसे मेरे साथ एक ही बार हुआ था, क्योंकि वो प्री मैरिज केस था कोई, तो जो दिया था किसी अच्छी हाई प्रोफाइल केस था एक्चुअली। तो मैं जब घर से निकलती थी तो बैकअप के लिए एक्चुअली क्या होता है कि गुड़गांव जाना था, लड़का गुड़गांव में रह रहा था। उनको डाउट हुआ था लड़की को शादी से 15-20 डेज पहले कि मुझे डाउट हो रहा है कि लड़का कुछ गलत एक्टिविटी में है। फिर यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से जाते थे, गाड़ी से फिर साड़ी तो मैं पहन लेती थी, क्योंकि गंदी सी एक साड़ी निकाली हुई थी, उसको उल्टा उल्टा किया और उसको पहन कर वहां पहुंचती थी। तो नॉर्मली उसको, जिससे मैं फ्रेंडशिप की पहले एक मेड से जो उसके घर में काम करती थी, उसके बारे में पता किया हुआ था। अच्छा, कि उस लड़के के घर काम करने जाती है, उसका खाना वाना बनाती है। तो उससे फ्रेंडशिप की, तो उसका पता किया कि वो कहाँ से है, तो उसने अपनी जगह बताई पर्टिकुलर कि मैं इस प्लेस से हूँ। तो मैंने भी फिर उसी प्लेस से जाके, फिर नॉर्मली ज्यादातर यूपी बिहार की यूपी की होते हैं, तो यूपी से मैं बिलोंग करती थी, लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर भी कैसे बात करती थी? मेरे को ना ये काम करना है, तो घर में कोई काम करवाना है, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ हो सके तो मेरे को काम दिलवा दो काऊ के घर में। तो इस तरह से जब मैंने उससे बात की तो उसको लगा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बात कर रही है। मैंने कहा, उसने कहा तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत हो तो अच्छे घर में मिल जाएगा। मैंने कहा पढ़ी बड़ी कच्छू ना हूं मैं। मैंने कहा देखने में ठीक लग रही हो तेरे को, मैं पढ़ी बड़ी ना हूं। मैंने कहा ऐसे ही है। तो मतलब एक डिफरेंट था, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर उसको सेट किया, थोड़ा बहुत लालच वालच देके, और उस तरीके से फिर उसके घर में एंट्री की लड़के की। तो वहां से फिर उसकी बैकग्राउंड निकाली। तो वो काफी था, वो 10 दिन जो मेरे निकले थे उस मेड के उस रोल में। तो मुझे पता है कि आप सुबह तैयार होकर घर से निकलते हो और वहां जाकर पूरा दिन एक नौकर बनकर नौकरानी की तरह बैठे हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है। मजा भी आता होगा। मजा भी आता है, क्योंकि लेकिन कभी कभी काम भी करना पड़ता होगा थोड़ा बहुत। तो अगर आप जाओगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा वहां पर। हालांकि उसके घर पे काम करने के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन जाना पड़ा था, क्योंकि मेड से मैंने उसको कहा था, मैंने कहा आप छुट्टी करोगे तो मैं जा सकती हूँ। तो वो छुट्टी नहीं कर रही थी। अच्छा, क्योंकि उसके खुद लड़के के रिलेशन उस मेड से ही थे। अच्छा, हाँ। तो अब मैं उसको ये बोल नहीं सकती थी कि मुझे इसकी फोटो, एक दिन तो मैं उसके साथ चली गई। तो मैंने कहा उसको ऑफर दे कि भाई मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, एक नई मेड है तो वो आना चाहती है। तो उसने बोला कि वो मेड है, आना चाहती है, आप उसको देख लो। तो उसके लालच में कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ मिलेगा, तो उस लालच में वो वहां तक लेकर गई। तो मुझे जो अपना सूट करना था, तो कुछ इनकी एक्टिविटीज मुझे खुद वहां पर मिल गई, क्योंकि मैंने अपने ब्लाउज को जो पहना हुआ था उसमें कैमरेस वगैरह फिट किए हुए थे। अच्छा। किसी तरीके से ऑलरेडी तो वहां सूट किया। फिर तो वो कुछ एक्टिविटी उसमें सॉर्ट आउट हो गई। कुछ इसने मुझे कुछ ऐसा सिम्टम बताए उस लड़के के कि जो उन्हीं को पता हो सकते थे जिनके बीच में रिलेशन हो। क्योंकि उसको एक कट लगा हुआ था चाकू का, जो इसको बचपन में किसी ने मारा था, मतलब काफी टाइम पहले। अच्छा। तो वो उस मेड को पता था और वो उसी को पता हो सकता था जबकि अगर उसका रिलेशन हो। तो जैसे ये बात, चाकू वाली बात खुली और कुछ फुटेज मिले, तो डेफिनेटली फिर वो शादी तो ब्रेकअप होना ही था। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक ऑफिस की टाइमिंग होती है, आप सुबह जाइए और शाम को निकल जाइए घर के लिए। तो जैसा आपका प्रोफेशन है, इसमें तो कोई टाइमिंग है नहीं। हमें जो काम करना होता है वो डे टाइम में करना होता है, क्योंकि एज ए फीमेल्स में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है गॉसिप करने की। हाँ। तो जो गॉसिप वो करती है ना, उसी का बेनिफिट हम लोग उठाते हैं। अच्छा। क्योंकि फीमेल्स डे टाइम में फ्री होती है, मेल्स अपने वर्क पे निकल जाते हैं। तो अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी फैमिली में जाकर या कुछ करना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फीमेल्स हमें जब वो घर पर अकेली हो तो मिलें, क्योंकि हमें वो टाइम सुटेबल रहता है। तो वो ज्यादातर जो हमारा काम होता है वो डे टाइम में होता है। अच्छा। और नाइट में तो बहुत रेयरली होता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, करना है किसी को, या कुछ करना है तो हमें किसी को सपोर्ट करना है या कुछ करना है, तो उस टाइम पर हमें नाइट में बहुत कम रेयरली जरूरत पड़ती है। तो हमारा ऐसा रूटीन कोई फिक्स नहीं है कि हमें 9 बजे निकलना है और 10 बजे 5 बजे घर निकल जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिस फील्ड में आप हैं वो एक तरह से मजेदार भी है और खतरनाक भी है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रखती हैं? क्या हथियार होता है आपके पास? देखिए, सेफ्टी के लिए जहां तक अगर आप ऐसे कहें कि कोई वेपन्स वगैरह या कुछ पिस्टल वगैरह इस तरह के अगर इक्विपमेंट्स अगर हम बात करें तो हम लोग बिल्कुल नहीं रखते। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि हम लोग प्रेजेंट माइंड को अपना देखते हैं कि हमारा माइंड जो है वो कितना हमारा कवरेज कर रहा है। क्योंकि अगर किसी ने अगर हमारी सर्च कर ली किसी वजह से और कोई भी इस तरह की चीज मिलती है, तो डेफिनेटली हम लोग फिर निकलने का चांस नहीं है, हमें सच बताना ही पड़ेगा। अगर कुछ मिस हैपनिंग वाली बात होती है तो उसमें हम लोग ज्यादातर चिली स्प्रे वगैरह आजकल जैसे मार्केट में आता है तो वो अपने पर्स में पड़ा है, वो मैं तो फिर, लेकिन इसके लिए तो मैं हर लड़की को गाइडलाइन देती हूँ कि वो अपने पास रखे। क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है या कभी रिक्वायरमेंट्स पड़ती है तो वो यूज कर सके, लेकिन इसमें जरूरत पड़ती नहीं है इस तरह की। हमारे खास प्रोग्राम परवाज में और आज हमारे साथ हैं डिटेक्टिव भावना पालीवाल।
भावना आप बता रही थी कि किस तरह से आप कुछ ज्यादा हथियार तो नहीं रखती हैं, एक तरह से रिस्की काम है, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप अपने साथ चिली स्प्रे रखती हैं। हाँ, तो कभी इसकी जरूरत पड़ी, कभी इस्तेमाल करने अभी तक तो नहीं पड़ी है क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग अपना जो हमें इंक्वायरी दे रहा है या नहीं भी दे रहा, अगर वो पकड़ भी लेता है तो उस पर अगर हम इस तरह से कुछ यूज करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसको हार्म होगा, तो वो हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने माइंड से निकल जाए। जैसे हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड है या फिर चार्लीज एंजल्स है, तो इस तरह के क्या जो किरदार हैं वो रियल लाइफ में होते हैं? देखो, रियल लाइफ और रियल लाइफ में तो बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि रियल लाइफ में तो आप 2 मिनट में किसी के भी घर जाकर कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, आप गन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी भी नहीं शो कर सकते। हमारे साथ तो सबसे बड़ा अपना जो इंडिया के अंदर है कि हमें लाइसेंस भी नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हम अपनी आईडी शो करके बात करना चाहें तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल सकती है, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते। हाँ, तो उस लाइन से इस लाइन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ज्यादातर जो केसेस आते हैं आपके पास वो किस तरह के होते हैं? केसेस जो मेरे पास ज्यादातर होते हैं मैट्रिमोनियल प्री या पोस्ट होता है, मिसिंग अच्छा। का होता है, या फिर ब्लैकमेलिंग का। आजकल जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो ब्लैकमेलिंग का बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं। कामयाबी कितनी मिलती है? 80-90% तक तो कामयाबी मिलती है। और अगर इसमें मैं खर्चे की बात करूं, आपकी फीस की बात करूं, तो ये कितना महंगा है? तो इसको एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर लेता है, इसको एक लोअर भी कर लेता है, डिपेंड करता है काम पर और पार्टी पर। कि अगर हम हाई क्लास वाले को अगर ये बोलेंगे काम इतना लोअर क्लास के रेंज में है तो वो कभी भी हमें काम नहीं देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फीस बताना पड़ता है। लेकिन कुछ डिपेंड करता है, वैसे नॉर्मल ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है या बहुत होता है, एक्सपेंसिव है ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। अच्छा, खुफिया तरीके से काम करने के लिए क्या आप सीरियल्स भी देखती हैं, जासूसी वाले? देखिए, सीरियल्स तो मैं देखती हूँ, इसमें नो डाउट अगर इस तरह के कोई सीरियल्स आते हैं, लेकिन फिर जब मैं कोई आइडिया मिल जाए, आइडिया अगर मुझे फैक्ट पूछो ना तो नहीं मिलता, क्योंकि मैं उसमें ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। क्योंकि जब वो दिखाते हैं कि ये चीज निकाली हमने, इस तरीके से सॉल्व किया, इस तरह से सॉल्व किया, तो मुझे लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप ये 2 मिनट में एक चीज आपके हाथ में आ जाती है, आप निकल जाती है, क्योंकि वो एसेट्स हमारे पास होते ही नहीं है। तो हम कैसे उस काम को कर सकते हैं? सोचने का तरीका जरूर समझ में आता है, लेकिन काम करने का तरीका नहीं आता उनका। काम के लिए आपको कितनी दूर भी जाना होता होगा, बाहर भी जाती हैं? हाँ, डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो जाते हैं हम लोग, टीम वर्क में काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो टीम वर्क में होता है। ये नहीं है कि अकेली फीमेल्स हैं तो फीमेल्स ही जा रही है, मेल्स जा रहे हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि एक टीम में मेल फीमेल दोनों हो तो काम हम लोग करें तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर जासूसी करना क्या इंडिया में लीगल है? जासूसी करना इंडिया में अभी लीगल नहीं है, क्योंकि इसको लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन हम लोग के इसमें किसी का ऐसा किसी के साथ नहीं करते कि कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी का बच्चा अगर भाग रहा है घर से, उस कंडीशन में पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारा कोई मीडिया में भी पब्लिश ना हो, पुलिस को भी पता न लगे, अड़ोसी पड़ोसियों को, नेबर्स को पता न लगे, तो वो चाहते हैं कि कोई पैसा लेके हमारी कोई हेल्प करे और हमें इन्फॉर्मेशन दे दे, तो उसमें उनका भी लॉस नहीं होता, हमारा भी नहीं होता। तो उस तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या कोई मैट्रिमोनियल इंक्वायरी होती है, शादी कर रहे हैं आप अपने बच्चे की, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि भाई जो उसका पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, जो आपको पता लगा है वो रियलिटी में वैसा ही हो जैसा आपको पता लगा है। तो इस चीज के लिए अगर आप वेरीफाई करा रहे हैं तो इसमें लीगल वर्क में कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ इलीगल आता है, और ना ही कुछ हम लोग इलीगल तरीके से इसको करते हैं। आपके इस काम में आपकी फैमिली कितनी हेल्प करती है? वो भी कभी आपको जासूस या कुछ इस तरह से कभी कह के बुलाते हैं? सोचते तो यही है कि भाई इससे तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका पता नहीं कब किसको कहाँ भेज दिए ये तो रहता ही है कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में। मैंने जबकि हालांकि मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन लगता तो है ही है उनको कि ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। अभी जो आपकी कंपनी है उसमें कितने लोग काम करते हैं? तब काफी थे, लेकिन अभी जो मेरा परमानेंट स्टाफ चल रहा है वो 9 के आसपास का है। कभी किसी अपने कोलीग को आप कोई केस देती हैं तो मतलब केस क्या देखकर देती है कि सामने वाले में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उस केस को सॉल्व भी कर सके? इतना टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं साथ में, तो हमें आइडिया होता है कि ये काम सर्विलेंस ये अच्छा कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन ये अच्छा कर सकती है। तो उस तरीके से फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक काम को 2-3 लोग जब तक डिवाइड नहीं करते आपस में तब तक वो काम नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस जिसमें आपको लगा हो आज तो फंस गए? एक लड़की थी, यहाँ से माइनर थी, जिसको एक लड़का लेके गया था, यहाँ से बहला फुसला के उड़ीसा ले गया था। अच्छा। तो वहां जाकर वो लड़कियों को आगे सेल आउट कर देते थे, अपने पास रखा तो रखा, नहीं तो उसको सेल आउट कर देते थे। तो उसके पेरेंट्स ने हमें दिया था काम, ये एक्साइटमेंट तो था ही,
रिस्क तो डर लगता नहीं था कभी कि कोई रिस्क से डर लगता है, क्लू कोई था नहीं, सिर्फ लेकिन देखिए आप एक ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ ऑलरेडी किसी लड़की को ले जा रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, तो आप भी एक लड़की हैं, तो कभी दिल में इस तरह कभी ख्याल आया होगा कि उस टाइम तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये रैकेट है या क्या है, हमें ये इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था। हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन में ये था कि लड़का उड़ीसा का है और उसकी एक मामी है जो यहाँ किसी टेम्पल में काम करती है, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि भाई उसका वो भांजा कहाँ पर रहता है, क्या करता है। एक बार को तो लगा कि भाई वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है काम तो करना ही था, एक्साइटमेंट था, पहला केस था अपनी एजेंसी का। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया, तो मेरे स्टाफ में और भी 2 लोग थे तो उनको भी डिसाइड किया, तो कहते ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो उसके गांव तक हम लोग पहुंचे, तो हमने वहां पर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि जो उस लड़के का माहौल पता लगा तो उसका भाई थोड़ा सा दबंग टाइप के, जैसे आप कह सकते हो कि डॉन टाइप के जो होते हैं वो था। अच्छा उसका चलता था, पुलिस वगैरह में भी सब में, मतलब उस पर कोई आसानी से हाथ नहीं डालता था। हम लोग वहां पहुंचे तो पहले सर्वे वगैरह फिर हम लोगों ने चलाया है कि भाई हमें कोई नाम निकालेंगे, हम लोग टीवी वगैरह निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा। अच्छा। तो हमने उनको लालच दिया, तो उसके भाई तक पहले बैठने की पहुंच बनाई, फिर उस लड़की का पता किया, तो उन्होंने लड़की को बाय द वे अपने घर पे रखा हुआ था। अच्छा। वो जो लेके गया था लड़का, उसने सेल आउट नहीं किया था उस टाइम तक, उसको अपने घर रखा हुआ था। वो कह रहा मैं शादी करूंगा और इसको अभी यही रखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा ये चल ही रहा था, लेकिन उसने शादी वादी नहीं की थी। आगे से पता लगा उसका भाई कह रहा था कि इसको हम लोग सेल आउट करते हैं। लड़की को जब हमने देख लिया, फिर इसके पेरेंट्स को बताया, फिर यहाँ दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेंट थी, फिर यहाँ से भी दिल्ली पुलिस ने भी हमें सपोर्ट किया, ये लोग वहाँ पहुंचे। जो लड़की को हम लेकर आए थे ना, वो शायद मेरी लाइफ का एक बार हम लोगों को जब लगा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि पहले तो वहाँ लोकल पुलिस एकदम से कहती है हम उसके अगेंस्ट, लड़के के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अच्छा। तो फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हमें ये लड़की चाहिए ही चाहिए अपने हाथ में, और हम लेकर जाएंगे इसको किसी भी तरीके से, जो हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस के लोग। तो फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया, फिर वहां से पुलिस का सपोर्ट मिला, तो रात को हम लोगों ने रेड किया था। लड़की के भाई को हम लोगों ने एक्चुअली पहले ही अरेस्ट करवा लिया था। तो जब हम वहां पहुंचे तो जिस घर में लड़की थी, हमें उस घर में लड़की नहीं मिली। तो हमें लगा लड़की निकल चुकी है, क्योंकि वो अगर हम लोग उस दिन रेड नहीं करते तो वो लड़की ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी थी। उसके बाद फिर हमें जो दूसरा घर का आइडिया था, फिर हमने वहां पे किया। तो तोड़ फोड़ जैसे होती है, मार पीट या जो भी होता है, हम लोग अपने पूरे जेम्स बॉन्ड स्टाइल में कभी इधर दरवाजा तोड़ रहे, कभी उधर तोड़ रहे, ये कर रहे हैं। मतलब जो भी 4-5 लोग हम थे, लड़की के पेरेंट्स, फादर भी थे, मदर नहीं गए थे, लड़की के फादर थे साथ में। तो हम लोग उस तरीके से वहां से फिर लड़की को निकाला, लेकर आए अपने साथ। तो रात को 2 बजे फिर जब हम लोग निकले थे, तो जिस गाड़ी हम निकले थे, हम लोग वहां से 300 किलोमीटर जाकर हमने स्टॉप लिया था पहला। अच्छा। कंटिन्यू हम लोग इतना भागे डरे हुए थे कि हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जब हम एक रूम में गए थे ना उसके तोड़फोड़ करते हुए, तो उस रूम में ऑलरेडी वेपन्स इतने ज्यादा थे ना, जिन पर हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वेपन्स भी किसी के पास हो सकते हैं। शायद ही कोई वेपन्स होगा जो वहाँ नहीं था उस रूम में। तो उस टाइम पर शायद जान क्या, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग वापस आएंगे। तब जो भी है, बस हम 4-5 ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं जो भी होगा। ये ना जब ऊपर वाला साथ होता है या अपना कॉन्फिडेंस साथ हो तो फिर डेफिनेटली निकल जाते हैं। हालांकि वो दिल्ली पुलिस को बाद में ट्रेन तक भी जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उनको तब भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है और क्यों, कैसे इनको पता लगा कि लड़की यहाँ पर है। अच्छा। कभी पूछ रहे थे वो लोग क्या, लेकिन अब फाइनली सेफ वापस आ गए। लेकिन फाइनली फिर हम लोग सेफली वापस आ गए थे उस लड़की को लेकर। तो वो थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि एक तो उस लड़की की लाइफ सेफ हुई, और दूसरा इतना रिस्क जो लिया। आफ्टर ऑल जब लड़की को हम लेकर आए तो आज रियलाइज होता है कि शायद हमने कुछ गलत नहीं किया, एक अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है। भावना, आपसे बातें करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजेदार आपकी बातें थी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थी डिटेक्टिव भावना पालीवाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही मजेदार शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।